बट आज है 1 नवंबर 2024 और आज की क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहेंगे, लेकिन मायरा ने एक सवाल पूछा है तो पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक डिवाइस आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला, और ये वाला जो डिवाइस है इसको हम लोग इतने दिन से डायोड 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 कर रहे हैं, लेकिन इस डायोड में से अगर एरो बाहर निकल रहे हो ना तो इट इज़ नॉट डायोड, बल्कि इसका नाम होता है LED, लाइट इमिट करने वाला डायोड, LED। खैर क्वेश्चन ये है कि LED नॉर्मल वर्किंग करती है 2.1 वोल्ट पर, ठीक है, और इसका नॉर्मल करंट होता है 0.19। तो ये दो वैल्यूज हैं जो उन्होंने LED के लिए हमें खुद से बता दी हैं कि LED का नॉर्मल करंट 0.19 है और LED का नॉर्मल वोल्टेज 2.1 वोल्ट है। अच्छा जी, अब इन्होंने एक द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलईडीज मेजर्ड, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो ऑब्वियसली आप इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक एलईडी के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दें। ठीक है ना, जब आप पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वोल्ट मीटर जो होगा ये माना जाएगा कि इस वक्त पैरेलल टू द एलईडी है, तो इससे वोल्टेज आ जाएगा। तो कह रहे हैं वोल्ट मीटर की कनेक्ट करना है वो मैंने बना दिया। फिर कह रहे हैं करंट मेजर करना है एम मीटर बना दें। तो आपको पता है जो एम मीटर होता है ना बेटा, वो एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज में एम मीटर लगा दिया, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन द एलईडी इज ऑपरेटिंग नॉर्मली। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, ये बताइए, मायरा आपसे स्पेशली सवाल है। टोटल वोल्टेज है 3.7, इस 3.7 में से 2.1 एलईडी में आ गया वोल्टेज। तो आपको पता है ये दोनों यानी कि एलईडी और ये पोर्शन सीरीज में लगा हुआ है, ये पोर्शन और एलईडी सीरीज में लगा हुआ है। वोल्ट मीटर को मैं भी हटा रहा हूँ, उससे ना कंफ्यूजन हो रही है, आप बना रहने दें। खैर ये जो एलईडी है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ टू पैरेलल रेजिस्टर्स। तो टोटल वोल्टेज 3.7 था, 3.7 में से 2.1 नीचे चला गया, तो ऊपर वाले पोर्शन में वोल्टेज कितना आ गया मायरा बताइए? 1.6। और जो टोटल वोल्टेज है उस टोटल वोल्टेज 3.7 में से 2.1 को माइनस कर दिया मायरा ने, तो वोल्टेज आ गया बेटा 1.6 वोल्ट, ये वोल्टेज आ गया। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। दूसरी बात एक और उन्होंने कही है कि जो नॉर्मल करंट है, जो एलईडी का करंट है इट इज 0.19। ठीक है जनाब, जो करंट है इट इज 0.19। अगर बेटा ये करंट 0.19 है जो कि एलईडी से गुजर रहा है, एलईडी से करंट गुजर रहा है 0.19, ठीक है जनाब, तो क्या सर ये करंट एग्जैक्टली बराबर में से गुजरेगा? नहीं सर, ये बराबर में से तो नहीं गुजरेगा। ये जो करंट है सर, ये तो करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर अब डिवाइड होगा तो ये बताइए दोनों रेजिस्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं ना, तो जो टोटल करंट है 0.19 उसमें से आधा करंट एक रेजिस्टर को मिलेगा, आधा करंट दूसरे रेजिस्टर को मिलेगा। दोनों इक्वल हैं तो करंट डिवाइड होगा आधा आधा। तो 0.19 को बेटा हाफ करके बताओ कितना बनेगा? 0.19 को हाफ करके बताओ कितना बनेगा? 0.095 एम्पियर। ये वाली बात जो है ना, यही मुश्किल बात है जो मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए पकड़ना मुश्किल काम होगा। ठीक है जनाब, क्या मुश्किल बात है? सर इन्होंने एलईडी का करंट दिया है दैट इज टोटल करंट विच इज नॉट डिवाइडेड। समझ लें ये करंट बैटरी से आ रहा है, ये करंट एलईडी का, एंड दिस एलईडी करंट दैट इज द टोटल करंट इट इज डिवाइडेड into two resistors which are equal in magnitude, and if they are equal in magnitude then current is halved in both resistors, तो वो हो गया 0.098। अब आप देखें तो इस वाले रेजिस्टर के लिए भी और इस वाले रेजिस्टर के लिए भी अब मैं आराम से लगा सकता हूँ ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। सर वोल्टेज 1.6 वोल्टेज है, करंट सर करंट 0.095 जो कि मैंने हाफ करके निकाला है, आर सर आर कैलकुलेट करना है। बताइए ये नंबर मल्टीप्लाई है बेटा, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 0.
16.84। तो ये जनाब इसका रिजल्ट हो गया और ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है 16.8। तो ये 5 नंबर का सवाल था, यकीनन मुश्किल सवाल था और मायरा से नहीं हुआ। लेकिन अब मायरा बेटा आपको बात समझ में आ गई कि करंट आधा आधा हो गया इन दोनों में, ठीक है ना। दोनों बराबर के थे, अगर बराबर के नहीं होते ना फिर ये सवाल इतने आराम से सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। इसके लिए फिर हमें कुछ और मेहनत करना पड़ जाती। सही है जी। अरे चले जी और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये वाले अब सीरीज पैरेलल के सवाल कराने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैंने उस दिन कहा भी था सीरीज पैरेलल की और प्रैक्टिस चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको और वीडियोस दे सकता हूँ। अलबत्ता आज की क्लास के अंदर जो चीज़ मैं कराना चाहता हूँ उस टॉपिक का नाम है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हेडिंग दीजिएगा बेटा, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मेरी आज की क्लास का मेन टॉपिक है, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सर डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो पहले इसकी थोड़ी सी मेरे ख्याल में थ्योरी देखना चाहिए और थोड़ी सी थ्योरी देखने के बाद फिर हमें इसके क्वेश्चंस की तरफ आना चाहिए, ठीक है जी। पहले थोड़ी सी थ्योरी देखने जा रहे हैं। थ्योरी के लिए हम नई फाइल खोलना चाहते हैं और नई फाइल ही हमें यहाँ से खोलने के लिए इजाजत देगा, ठीक है ना। हेडिंग है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, तो जरा मतलब सुने। मतलब बेटा ये है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी के आपको पता है कि दो वायर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है और हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है ना, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने ऐसी बना दी है, ये करंट ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इस इलेक्ट्रिसिटी में जिस वायर से करंट आता है, करंट आ रहा है, ठीक, ये ऐसा करें कि बैटरी ही बना लें। अच्छा जी, जिससे करंट आ रहा है ना, आने वाले करंट को, आने वाले जिस रास्ते से करंट आता है उसको कहते हैं लाइव वायर, ठीक। और जिस वायर से करंट वापस जाता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारे घर में वायर होते हैं तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आपके घर में फ्रिज लगा हुआ है, तो जो फ्रिज लगा हुआ है उस फ्रिज के अंदर जाहिर सी बात है दो तार आ रहे होंगे, एक तार आने वाला और एक तार जाने वाला। तो जो करंट ला रहा है इट इज लाइव, जो करंट वापस लेके जा रहा है इट इज न्यूट्रल वायर। और ये वायर जो होता है फिर वो जाहिर सी बात है फ्रिज के अंदर भी कहीं इधर उधर घूम रहा होता है और घुमा के किसी सर्किट में किसी जगह पहुंचा रहे होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब हुआ बेटा ये, अब हुआ ये कि ये अंदर ये तार लगा हुआ था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घरों में कोई ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो हमें पता ही नहीं होता। जैसे अभी मेरे भाई हैं छोटे, तो उनके घर में एक चूहा आ गया और उस चूहे ने क्या करा कि जो उनका एसी था ना, एसी का जो तार था, ठीक है, अब चूहे का तो नहीं पता ना कि एसी का तार है किस चीज का तार है। उस चूहे ने इस एसी के वायर पे ऊपर जो, यानी जो वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है, इंसुलेशन समझते हैं, जो रबर चढ़ी हुई होती है ना, रबर, ठीक है जनाब, जो रबर चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है, चूहे ने वो जो रबर है ना वो काट दी, ठीक है। तार नहीं काट पाया, तार तो कॉपर का है, लेकिन ऊपर जो प्लास्टिक का वायर, जो प्लास्टिक की इंसुलेशन है या रबर की इंसुलेशन है वो खा गया। अब जब वो खा गया तो जाहिर सी बात है बेटा, अब जो वायर है ना, वो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है वो खत्म हो गई, तो अब ये वायर हो गया खतरनाक। कैसे खतरनाक हो गया, अब आप जैसे ही एसी खोलने के लिए यहाँ से इसको स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने पर ये जो लाइव वायर है ये न्यूट्रल वायर के साथ टच कर जाएगा। और बताइए लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ अगर टच कर जाए तो इसे डेली लाइफ में क्या कहते हैं। मुस्तफ़ा लड़का है, ये मुझे बता देगा तो अच्छी बात है, लड़कों को तो इस तरह की बातें पता होती हैं। आप बताना यार मुस्तफ़ा, बता सकते हो लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच हो जाए तो डेली लाइफ में क्या बोलते हैं। आग लग जाती है पर उसको बोलते क्या। इफ अ लाइव वायर टचेज विद न्यूट्रल वायर और दोनों के ऊपर इंसुलेशन नहीं है, नेकेड वायर एक दूसरे से टच कर गए, तो बताइए क्या हो जाएगा। आग तो लगेगी, आग लग जाएगी, पर इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है बेटा। मुस्तफा क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट का नाम सुना है या नहीं ये तो बताओ ना। कभी आग लग गई होती है तो अक्सर यही कहते हैं बिल्डिंग में आग लग गई, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया, शॉर्ट सर्किट
चूहे के खा जाने की वजह से भी हो सकता है। और सम टाइम पता है क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को फॉर एग्जांपल आप एसी चला रहे हो, चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो, या मोटर चलाई जा रहे हो, आप उसको रेस्ट दे ही नहीं रहे, आप बंद कर ही नहीं रहे उसको। हाँ, ओवर यूज कर लिया आपने। जब ओवर यूज कर लिया, इतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट हो जाता है कि ऊपर की जो रबर होती है ना, वो मेल्ट हो जाती है। उसकी भी एक लिमिट होगी ना बेटा। वो मेल्ट हो गई, और मेल्ट हो गई तो ऊपर की रबर यानी इंसुलेशन उड़ गई। और जब इंसुलेशन उड़ गई, तो जब कभी दो नेकेड वायर एक दूसरे को टच करेंगे, तो भाई वहां पर आग लग जाएगी, और हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इस शॉर्ट सर्किट से बचाना है, बचना है। कैसे बचें? तो सर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो डेंजर्स हैं उनसे आपको बचना सिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं सर डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके कोर्स में हम लोग तीन चीजें पढ़ाते हैं। एक चीज होती है फ्यूज। फ्यूज, सर ये फ्यूज क्या चीज होती है? तो फ्यूज पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए फ्यूज का ये सिंबल होता है। यानी जो हम लोग बॉक्स बनाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर, उस रजिस्टर के अंदर से एक लाइन पास हो रही होगी। इट इज कॉल्ड फ्यूज वायर। ठीक है जनाब। और ये जो फ्यूज होता है ना, ये फ्यूज हमेशा एक थिन वायर होता है। फ्यूज हमेशा थिन वायर होता है। तो आप समझ लें आपके एसी में जो वायर इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ रहा है, वो थिक वायर है। पर थिक वायर के रास्ते में बीच में आपने क्या लगा दिया? थिन वायर लगा दिया। और ये जो थिन वायर होता है, जाहिर सी बात है ये वीक वायर होता है, कमजोर वायर होता है। और जब ये कमजोर वायर होता है ना, तो इसका फायदा ये होता है कि कभी भी खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट में इस जगह पे आग लगने का खतरा है। पर जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट होते ही ये जो फ्यूज का वीक वाला वायर होता है, वीक वाला वायर होता है, कमजोर तार होता है, सर ये ब्लो कर जाता है, ये जल जाता है, उड़ जाता है। और जैसे ही ये उड़ जाएगा, तो इस एसी में आग नहीं लगेगी बल्कि फ्यूज में आग लगेगी। और फ्यूज जो होगा ना, वो ब्लो कर जाएगा, उड़ जाएगा। और जैसे ही उड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो एसी है वो बंद हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो इस फ्यूज ने आपको शॉर्ट सर्किट से, आग लगने से प्रोटेक्ट कर लिया। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, और फिर मेरी बात को कोई स्टूडेंट मुझे समझाएगा। मुस्तफा तुमसे ही मैं ये वाला टॉपिक समझना चाह रहा हूँ। ऑल्दो के तीन टॉपिक हैं, तीनों को बारी बारी लेके चलूंगा। मुस्तफा जरा अलर्ट होकर बेटा मेरी बात सुनिएगा। मुस्तफा कह रहे सर हमारे घरों में दो वायर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। एक होता है लाइव वायर जो करंट लाता है, एक होता है न्यूट्रल वायर जो करंट लेके जाता है। ठीक है। हम लोग हमेशा लाइव वायर पर फ्यूज लगा देते हैं, हमेशा लाइव पे लगाएंगे भैया, हमेशा लाइव पे लगाएंगे, लाइव वायर पे फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज में सर एक थिन वायर लगा हुआ होता है। थिन वायर वीक वायर होता है। ठीक है ना। तो सर अगर कहीं पूरे घर की वायरिंग में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, अब शॉर्ट सर्किट के लिए आप मुझे चूहे वाली कहानी को सुनाने की जरूरत नहीं हो, तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था। शॉर्ट सर्किट हो गया, सर जहां शॉर्ट सर्किट होगा ना, शॉर्ट सर्किट का मतलब लाइव वायर ने न्यूट्रल वायर को टच कर दिया। सर जहां लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे शॉर्ट सर्किट होगा सर आग लग जाएगी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइव वायर में फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज वाला वायर वीक होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज का वायर जल जाता है। जब वो जल जाता है तो जाहिर सी बात है जल गया तो करंट पास करेगा ही नहीं। और इस तरह हम शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुस्तफा यार ये फ्यूज क्या चीज होती है भाई? फ्यूज क्या चीज होती है? फ्यूज, व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज क्या करता है? क्या करता है? अच्छा चले, और फिर? हाँ, करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बेटा, ये मैंने डिफरेंट डिजाइन के फ्यूज आपको दिखा दी। ठीक है। आप देखें ना, ये जितने भी फ्यूज हैं, इन फ्यूज के अंदर ना आपको बीच में यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर आउटर, जाहिर सी बात है गिलास की बाउंड्री है, उसके अंदर एक बारीक सा तार नजर आ रहा है। और सर अब ये बारीक सा तार है ना, तो जाहिर सी बात है सर ये थिन वायर है, तो इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम लोग लगा देते हैं। मोटर में लगा होता है, एसी में लगा, हर चीज में फ्यूज लगा होता है। कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये खुद जल जाएगा, और खुद जलकर हमारे घर को या उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जलने से बचा लेगा। एक बात हो गई। अच्छा एक और बात आप क्वेश्चन में देखिएगा, बार बार वो आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे गौर से सुने। कह रहे जनाब ये जो एसी है, फॉर एग्जांपल ये एसी 5 एम्पियर पे चलता है।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये 5 एम्पियर के ऊपर ये एसी मेरा चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो कहते हैं ये जो फ्यूज लगा हुआ है ना, तो फ्यूज के ऊपर कंपनी लिख के देती है कि इस फ्यूज की रेटिंग क्या है। रेटिंग का मतलब होता है कहाँ तक ये इसका तार बिलो नहीं करेगा, तार नहीं जलेगा। तो हम लोग करते ये हैं कि जो नॉर्मल करंट होता है ना बेटा, उस नॉर्मल करंट से कुछ ज्यादा करंट को कुछ ज्यादा करंट को फ्यूज की रेटिंग बना देते हैं। जैसे 5 एम्पियर का एसी चल रहा है, तो मैं जो फ्यूज लगाऊंगा वो 6 एम्पियर का लगा दूंगा, 7 एम्पियर का लगा दूंगा, थोड़ी सी ज्यादा रेंज का लगाऊंगा, क्योंकि घर में करंट वैसे भी थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। अब ये नहीं कि जरा सा भी करंट ज्यादा हुआ और फ्यूज उड़ गया, तो ये तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो करंट घर में कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो जो नॉर्मल रेटिंग होती है सर, नॉर्मल रेटिंग से हम लोग हमेशा थोड़ा सा ज्यादा उसकी रेटिंग लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्यूज जो होता है ना बेटा, ये फ्यूज जब जल जाता है, तो सर जले हुए फ्यूज को या तो हम लोग फेंक देते हैं, उठा के दूसरा नया लाके रिप्लेस करते हैं, या हम पाकिस्तानी खैर फेंकते नहीं है, उसी को रिपेयर करने का एक तरीका होता है, खोलते हैं उसमें एक नया तार लगा देते हैं, वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये है थोड़ा सा मुश्किल काम, थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब फ्यूज का जमाना खत्म हो गया है, अब नई चीज आ गई है जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो ये सर्किट ब्रेकर भी आपको वैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में आएंगे ना, तो पाकिस्तान में तो जो हम किसी के भी घर में एंटर होते हैं, तो घर में एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ होता है। उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में आपको इस तरह के सर्किट ब्रेकर लगे हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मुस्तफा तुमने देखा सर्किट ब्रेकर ये वाला, जल्दी से हाँ या ना करो। पाकिस्तान में देखा, ये तो हमारे दो वहीं पे अबू धाबी में देखा हुआ है। दोनों जगह देखा हुआ है। ये बताओ राफे, तुमने देखा हुआ भाई सर्किट ब्रेकर? राफे, चलो बस ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना सर्किट ब्रेकर के अंदर इस वक्त इस टाइम के ऊपर आपको ऑफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना, ऑफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर ये स्विच की तरह होता है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो जाहिर सी बात है ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब कभी घर में शॉर्ट सर्किट होता है, वही जो मैंने बताया ना, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, लाइव वायर का न्यूट्रल वायर के साथ टच कर जाना। जैसे ही टच करेगा ना, तो फ्यूज की जगह अगर आपने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है, तो सर्किट ब्रेकर का जो स्विच होता है, स्विच, सर जो स्विच अभी ऑन हुआ था ना, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। यानी सर्किट ब्रेकर को हम कहते हैं ट्रिप कर गया। ट्रिप करने का मतलब वो ऑन से ऑफ पर आ गया, वो ऑफ हो गया। सर वो खुद ऑफ हो गया तो अब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, और हम बोलेंगे अरे भैया लाइट चली गई। वो लाइट क्यों चली गई? तो सर वजह ये हो गई कि ब्रेकर गिर गया। अब वो ब्रेकर क्यों गिरा भाई? तो ब्रेकर गिरने की वजह क्या है? तो ब्रेकर गिरने की वजह एक ऐसी, आपको एक फॉर एग्जांपल ऐसी एग्जांपल देने जा रहा हूँ कोई और सी। फॉर एग्जांपल, आप सुबह स्कूल जा रहे थे, अम्मी ने बोला बेटा अपने कपड़ों पे खुद ही जो है ना, आप अपने यूनिफॉर्म के ऊपर आयरन कर लो, प्रेस कर लो। आप प्रेस करने के लिए जैसे ही खड़े हुए, इलेक्ट्रिक आयरन के प्लग को आपने जैसे ही प्लग में, सॉरी, सॉकेट में इंसर्ट किया, स्विच ऑन किया, एकदम से पूरे घर की लाइट चली गई। तो अम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ? तो आपने कहा मैंने अम्मी ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके सॉकेट में लगाया है इसको, और ये पूरे घर की लाइट चली गई। तो जो बड़े होते हैं उनको समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसके अंदर कोई से दो तार आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम प्लग बाहर निकालेंगे, जो इस्त्री का प्लग है उसको सॉकेट से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद जो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हुआ है उसको दोबारा जाके ऑन करेंगे, तो सब कुछ पूरा घर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जो चीज फॉल्ट है, आपने फॉल्ट वाली चीज को हटा दिया, ठीक है। लेकिन पहले फॉल्ट वाली चीज को हटाओगे फिर जाके ब्रेकर उठाओगे, लेकिन फॉल्ट लगा हुआ है फिर आप ब्रेकर को उठा रहे हो, फिर वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ऐसी समझाना चाह रहे हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए सर्किट ब्रेकर कैसे यूज होता है। तो फ्यूज का काम भी यही है, सर्किट ब्रेकर का काम भी यही है, कि कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा, और दोनों को हमेशा हम लोग कनेक्ट करते हैं लाइव वायर पे, हमेशा दोनों को लाइव वायर पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएगी तीसरी और आखिरी बात के ऊपर। तीसरी और आखिरी बात है जिसको बोलते हैं अर्थ वायर। ये अर्थ वायर क्या होता है, या अर्थिंग क्या चीज होती है? तो अर्थिंग या अर्थ वायर के बारे में सुने। अर्थिंग या अर्थ वायर के बारे में मैंने आपको, जिन बच्चों ने मुझसे इस चैप्टर से पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा था, तो उनको मैंने बात ये बताई थी कि आप लोग दुबई में, अबू धाबी में, सऊदी अरब में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हो, उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर बादल जा रहे होते हैं, क्लाउड जा रहा होता है, और भाई क्लाउड के अंदर बड़ा खतरनाक किस्म का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा हो,
वो तो बिल्डिंग को टच करे तो बिल्डिंग में तो आग लग जाए। तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि जितनी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, तमाम ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर एक मेटल का पाइप लगा देते हैं, और उस मेटल के पाइप के अंदर एक वायर लगाकर उस वायर को बिल्डिंग की नीचे जो ग्राउंड है, उस जमीन के अंदर कॉपर की बड़ी बड़ी प्लेटें इसके साथ कनेक्ट की हुई होती, प्लेटें होती हैं कॉपर की प्लेट्स। ठीक है, तो कॉपर की प्लेट्स अंदर जमीन के अंदर हम लगा देते हैं। अच्छा, जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी जो अभी मैंने बताया, बादल ऊपर से जा रहा है, बादल के अंदर हैवी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पोल आपने लगाया हुआ है, मेटल पोल टॉल बिल्डिंग के ऊपर, तो उसे टच करेगा, उसका जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा सारा का सारा जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। अलबत्ता आज क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आज पढ़ाने के लिए जरा समझे। ये बताइए, हमारे घरों में जो प्लग्स होते हैं, प्लग्स, तो आप देखना कि घर में कुछ प्लग्स ऐसे होते हैं जिसकी 2 पिन्स होती हैं, और कुछ प्लग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 पिन्स होती हैं। तो जो 2 पिन वाला प्लग होता है ना, 2 पिन वाला प्लग, सर उसमें सिर्फ 2 तार लगाने की जगह होती है। सर एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर, यानी कि 2 पिन वाला प्लग। लेकिन सर अगर 3 पिन वाला प्लग है, तो सर उसमें क्या खास बात होती है? तो भाई जो 3 पिन वाला प्लग होता है ना, ये उसके अंदर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना, ये 3 पिन वाला प्लग। सर जो 3 पिन वाला प्लग होगा ना, तो सर उसके अंदर ना पहली बात तो ये कि वायर जो होंगे ना, वो 3 वायर आएंगे, 3 वायर। ठीक, तो पहले तो ये जो चीज मैं बना रहा हूँ ये बाउंड्री है। सर बाउंड्री तो बस आप ऐसे ही बना रहे हैं डिजाइन के तौर पे, भाई बाउंड्री का कोई काम नहीं है, इट इज जस्ट बाउंड्री। अच्छा, जो काम की चीज है वो क्या है? सर भाई काम की चीज ये है कि ऐसे प्लग के अंदर सर हमें 3 टर्मिनल नजर आते हैं। पहला जो टर्मिनल नजर आ रहा है वो ये रहा टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब आपको नजर आ रहा है, ये एक स्क्रू है, इस स्क्रू को हम खोलते हैं और इसके अंदर एक वायर लाके लगा देते हैं। वो वायर हमेशा लाइव वायर है, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और लाइव वायर जो होता है वो या तो रेड कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हमें ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, वरना यूजुअली हम पाकिस्तान में तो देखते हैं रेड कलर का तार होता है। तो रेड कलर का जो तार होता है, रेड आपको पता ही है कि खतरनाक चीज कलर होता है। तो रेड वायर का मतलब ये लाइव वायर है, इसके अंदर करंट आ रहा है, इट इज अ लाइव वायर, इसको लाइव वायर के अंदर लगा दिया। अच्छा, फिर आप देखिएगा एक दूसरा वायर होता है जिसको मैंने बोला है न्यूट्रल वायर। ये न्यूट्रल वायर है जिसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो न्यूट्रल वायर है, सर ये न्यूट्रल वायर जो है ये यूजुअली ब्लैक कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे खैर ब्लू कलर का उन्होंने बनाया है। सर 2 तार तो समझ में आ गए। अच्छा, इसी प्लग के अंदर जो अच्छी कंपनी का प्लग होगा तो उसके अंदर फ्यूज भी लगा हुआ है, ताकि अगर कभी भी जिस चीज के अंदर भी प्लग लगा हुआ है कोई फॉल्ट होगा तो फ्यूज जल्दी उड़ जाएगा। तो फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है जी, फ्यूज भी सर हमें नजर आ रहा है। अब इसके अंदर एक नई चीज आ रही है जिसका नाम है अर्थ वायर। ठीक है ना, ये तीसरा वायर और आ गया, अर्थ वायर। ठीक, ग्रीन कलर का होता है यूजुअली। अच्छा, ये जो अर्थ वायर है, ये अर्थ वायर की वजह से सर ये जो प्लग है ना, ये प्लग बन जाता है 3 पिन प्लग। अर्थ वायर की वजह से ये बन गया 3 पिन प्लग। सर काम तो बताइए क्या है सर इसका 3 पिन प्लग का? तो 3 पिन प्लग का मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ। काम भाई ये है कि ऐसे तमाम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिनकी आउटर बॉडी मेटल की होती है, आउटर बॉडी मेटल की होती है, फॉर एग्जांपल फ्रिज है, तो फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, हमने देखा है यूजुअली जो आउटर केसिंग होती है वो मेटल की होती है। ठीक, यूजुअली हमारे पास जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप की भी जो आउटर केसिंग होती है वो यूजुअली मेटल्स की होती है। तो जहां आउटर केसिंग मेटल की होगी, तो हमेशा ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को 3 पिन प्लग के साथ कनेक्ट करते हैं। सर वजह तो बताएं। तो भाई वजह ये है कि फॉर एग्जांपल ये लाइव वायर है जो कि करंट लेकर आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर है जो कि करंट को वापस लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, अब हुआ ये जो मैंने बताया, चूहे ने तार काट लिया। जब चूहे ने तार काटा ना, तो एक तार काटा, फॉर एग्जांपल एक तार काटा उसने। 2 तार काटता है तो एक दूसरे से टच होने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट को फ्यूज संभाल लेगा। लेकिन इस दफा क्या हुआ सर, इस दफा हुआ ये कि ये जो सिंगल वायर है ना, ये वाला वायर, इस जिस जगह पे मैं डॉट बना रहा हूँ, इस जगह से चूहे ने वायर काट लिया, और ये लाइव वायर था, ये लाइव वायर था। सर जब ये लाइव वायर है और चूहे ने इसको काट लिया, तो इसमें से करंट निकल कर क्या हो रहा है बेटा, जो करंट है ना वो इसकी आउटर बॉडी में आ गया, करंट इसकी आउटर बॉडी में आ गया।
फ्रिज की, और ये फ्रिज का हैंडल लगा हुआ है, डोर हैंडल है। अब खुदा ना खास्ता कोई बंदा अगर इस हैंडल को टच करेगा तो इसमें तो करंट आ रहा है, तो जैसे ही वो टच करेगा तो जाहिर सी बात है वो बेचारा मरेगा। इतना हैवी करंट पूरा आपने हाथ से पकड़ लिया तो खतरनाक काम हो गया। तो सर कैसे प्रोटेक्ट करें? तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि सर ये जो आउटर केसिंग होती है ना, आउटर केसिंग से तीसरा वायर जो कि अर्थ वायर होता है उसको आउटर केसिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हाँ बोले बोले मुस्तफा। मैं भी बताता हूँ आपको, वोल्ट्स में भी बताता हूँ, पर अभी पहले जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे थोड़ा सा रिलेवेंट हो गया ना, मैं भी आपको बताता हूँ बेटा मुस्तफा आपकी बात को भी ना। अच्छा जी, अब ये जो बेटा वायर मैंने तीसरा लगाया, तीसरा वायर अर्थ वायर है। ये जो अर्थ वायर है ना, इस अर्थ वायर के साथ भी ये लोग क्या करते हैं, जितने भी घर के अंदर अर्थ वायर वाले तार होते हैं उनको पहले बिल्डिंग के अंदर हर, जैसे बात है फॉर एग्जांपल आप जिस पोर्शन में रहते हैं उस पोर्शन का कंपनी का कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक बोर्ड से फिर वायर जमीन के अंदर पहुंचाते हैं। और सर जब जमीन के अंदर पहुंचाते हैं तो ये एक टिपिकल सिंबल है जो अर्थिंग को शो करता है। तो ये मैंने अर्थिंग कर दी है, और इस अर्थिंग का क्या फायदा हुआ सर? अर्थिंग का फायदा ये हुआ कि जो मेटल केसिंग है, आउटर मेटल केसिंग, सर इसके ऊपर जब कभी कोई लाइव वायर कनेक्ट होगा, टच करेगा, तो जितना भी करंट इसके अंदर आएगा सारा का सारा करंट जमीन में चला जाएगा। और अब जमीन में जा रहा होगा, जमीन में पहली बात तो चला जाएगा। सर जब जमीन में जा रहा होगा ना तो जमीन में इतना ज्यादा करंट पास होने लगता है कि जो फ्यूज लगा होता है ना, फ्यूज भी उड़ जाता है, फ्यूज भी बिलो कर जाएगा। यानी जब कभी लाइव वायर आउटर केसिंग को कट टच करेगा तो आउटर केसिंग में जो करंट आएगा वो करंट जमीन की तरफ जाएगा, और जब ये जमीन की तरफ जा रहा होगा तो ये इतना हैवी करंट फ्लो करेगा जमीन की तरफ कि जो रास्ते में फ्यूज लगा हुआ फ्यूज भी ब्लो कर जाएगा। तो हमने डबल प्रोटेक्शन दे दी, एक तो फ्यूज से करंट को स्टॉप करा दिया, और जो अर्थ वायर है उससे सारा का सारा करंट जमीन के अंदर भेज दिया। इस तरह जो बिजली यूज करने वाला बंदा है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो बेटा मैंने कहानी काफी लंबी सुना दी, अब इस इतनी लंबी कहानी को जरा देखें कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्जाम वाला क्वेश्चन बताएं सर, कहानी तो आपने बहुत लंबी सुना दी, तो जरा देखिएगा भाई, ये एग्जाम की कहानी है। क्या एग्जाम की कहानी? जरा देखिए, अक्टूबर नवंबर 2019, और क्वेश्चन जनाब ये है कि ये आपके घर में, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया है कि ये गार्डन है, ठीक है जी, आपके घर के बाहर या आपने गार्डन मैनेज किया हुआ है। इस गार्डन में गिरास है, और गिरास के ऊपर अभी भी आपने पानी डाला है, ठीक है जनाब। तो जो गिरास है वो इस पर गीली गिरास हुई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, आपको इस वक्त आप गार्डन में आके बैठ तो गए, लेकिन आपको जो है सर्दी लग रही है, तो आपने एक हीटर लगाया हुआ है। हीटर मैंने काफी बड़ा नंबर लगाया हुआ है, 3000 वॉट का हीटर है, बहुत तेज हीटर है। हीटर जब तेज है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है आ रही है, और ये आपके घर के अंदर का कनेक्शन है, वहां से आपने एक्सटेंशन वायर लगाया, और एक्सटेंशन वायर यहाँ तक आ रहा है। अब जब एक्सटेंशन वायर इसके अंदर आ रहा है तो एग्जामिनर खुद बता रहा है कि इस जगह पर जो वायर है ना, उस वायर की सर इंसोलेशन कटी हुई है। इस जगह पर सर वायर की जो इंसुलेशन है सर वो कटी हुई है। और आपको पता है अगर इंसुलेशन कटी हुई है तो शॉर्ट सर्किट भी करेगी, और सर शॉर्ट सर्किट के अलावा जो करंट है ना सर वो गिरास में आ जाएगा, और जब गिरास में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा इसके ऊपर चलता हुआ आएगा तो उसको तो करंट लग जाएगा। तो एक तो ये चीज खतरनाक है। फिर दूसरी बात आप ये देखिए कि इन्होंने जो प्लग और सॉकेट है, ठीक है, उसको भी गीली गिलास के ऊपर रख दिया है। तो इसके अंदर से भी जाहिर सी बात है जहां ना ज्वाइंट आएगा, ये भी एक ज्वाइंट ही है ना कि आपने सॉकेट को उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जहां जहां ज्वाइंट आ रहा है सर वहां पे हर जगह खतरनाक हो रहा है। फिर एक्सटेंशन लीड डिजाइड फॉर द यूज विद 25 वॉट लैंप। अय है, ये जो एक्सटेंशन वायर है, जो एक्सटेंशन वायर है सर, ये एक्सटेंशन वायर 25 वॉट्स के लिए बनी हुई है। कहाँ 25 वॉट्स? एक्सटेंशन वायर ऐसी होती है, पतली पतली से वायर होते हैं उसके अंदर, तो वो 25 वॉट लैम्प के लिए बनी हुई है। और आप इसके ऊपर लोड कितना डालने जा रहे हो? 3000 वॉट्स का लोड डालना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं जरा मुस्तफा के सवाल का जवाब भी दे दूं, जो मुस्तफा कह रहे थे। बेटा मुस्तफा, जो वायर होता है ना, वो वायर जितना थिक वायर होता है, जितना मोटा तार होता है,
तो उसमें से उतना ज्यादा करंट पास कर सकता है। ठीक है ना। वोल्टेज तो मैंने आपको याद कीजिए बताया था उस दिन कि हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई हुई होती है सब के सब पैरेलल वायरिंग हुई हुई है, सारी चीजें पैरेलल कनेक्ट हुई हुई हैं। तो पूरे घर में सब जगह वोल्टेज कितना आ रहा होता है? सर सब जगह वोल्टेज आ रहा होता है 220 230 वोल्ट आ रहा होता है। वोल्टेज बेटा मुस्तफा सब जगह सेम होता है। अलबत्ता करंट जो होता है ना, करंट सर हर डिवाइस अपनी जरूरत के मुताबिक खींचता है। तो ये अगर 3000 वॉट का है तो ऑब्वियसली ये तकरीबन 25-30 एम्पियर करंट खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो जो कि बहुत हैवी करंट होता है, 25-30 नहीं तो 15-20 एम्पियर तो खींच ही रहा होगा। तो जितना हैवी करंट ड्रॉ करना होता है उतना मोटा तार लगाते हैं। तो एग्जाम में बेटा आपको वो खुद नंबर लिख के देगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी देखिए उसने लिख के दिया हुआ है कि जो हमने तार यूज किया एक्सटेंशन वायर, इसकी अपनी जो रेंज है वो 25 वॉट्स की है और आप इसके ऊपर 3000 वॉट का हीटर चलाने जा रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं बताइए कि इसके अंदर तीन डेंजर बताइए, तीन खतरनाक बातें बताइए जो इस पूरी अरेंजमेंट में हमें नजर आ रही है। ठीक है जनाब। तो कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है तो जरा सुनिएगा। सर जो वायर कट हुआ है ना, ठीक है सर, यहाँ से करंट लीक कर सकता है, करंट लीक कर सकता है और ये लीक करके जो वेट गिलास है, वेट गिलास है उसके अंदर फैल जाएगा और फैलने से इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। इलेक्ट्रिक करंट को लगने को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रो कुशन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बेटा मैंने ये उसका आंसर लिखना चाहूंगा, आप लिखिएगा, लिखिएगा कट इन आउटर इंसुलेशन कंडक्ट करंट इन वेट ग्रास। ठीक है जनाब। तो पहला तो मुझे खतरा ये नजर आ रहा है कि जहां से तार कटा हुआ है ना सर, वहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गीली गिलास में आ सकती है और ये मेरे लिए खतरनाक बात है। ठीक है। नंबर 2, सर ये जो प्लग और सॉकेट है, ठीक है ना, ये भी करंट लीक कर सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी एक तरह का ज्वाइंट है, ये भी एक तरह का ज्वाइंट है। सर जहां ज्वाइंट आएगा सर वहां से भी करंट लीक कर सकता है। तो बेटा मैंने लिखा प्लग एंड सॉकेट कैन कंडक्ट करंट इन गिलास। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताइए कि जो हीटर है वो 3000 वॉट का है और जो वायर लगा हुआ है वो 25 वॉट का है, एक्सटेंशन। ठीक है ना। तो मैंने लिखा एक्सटेंशन लीड, एक्सटेंशन लीड कैन नॉट पास करंट टू हीटर ड्यू टू बिग डिफरेंस इन देयर पावर। सो शॉर्ट सर्किट कैन फायर। ठीक है जनाब। तो बेटा मैंने तीन बातें जो मुझे समझ में आ रही हैं वो मैंने लिख दी है, मार्किंग स्कीम नीचे लगी हुई, बेटा एग्जामिनर को भी पढ़ लेना, उसके दिमाग में क्या बात आ रही, जो बातें मेरे दिमाग में आ रही थी वो बेटा मैंने हाईलाइट कर दी। मेरे ख्याल में जहाँ से तार कटा हुआ है यहाँ से गिलास के अंदर करंट आ सकता है। सर जहाँ पे प्लग और सॉकेट लगा हुआ है सर यहाँ से करंट लीक कर सकता है। नंबर 3 सर ये जो आपने प्लग लगाया हुआ है, सॉरी जो वायर लगा एक्सटेंशन वायर है ये बहुत कम पावर का है, हीटर बहुत ज्यादा पावर का है। आप कम पावर के वायर से, आप पतले वायर से एसी चला के दिखा दो चलेगा ही नहीं, आग लग जाएगी क्योंकि वो इतना करंट अपने अंदर से पास कर ही नहीं पाएगा। तो बेटा मैंने वही लिखा है कि इतना बड़ा डिफरेंस है पावर में तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जिससे आए आग लग जाएगी, जिससे आग लग जाएगी। तो इसी सवाल के अंदर इसने बहुत सारी बातें आपके साथ कर ली हैं। ठीक है जी, बहुत सारी बातें इसने आपके साथ कर ली हैं और अगर आप इसे लिख चुके हो तो बेटा हम आगे चले।
अच्छा जी, एक और सवाल था, ये था क्वेश्चन नंबर 93। 93 के बाद जो एक और क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन क्वेश्चन की तकरीबन कहानी वही है। क्या? स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स एंड प्लग्स यूज्ड आउटसाइड इन अ गार्डन नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट कैन बी यूज सेफली इन अ रूम इनसाइड अ हाउस। ठीक है जनाब। तो ये वही वाली बात है जो अभी अभी मैंने वहां पे कही है, कि सॉकेट और प्लग अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं तो वो उससे डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू जो हम कमरे के अंदर लगा रहे होते हैं। ठीक है जनाब। अब कह रहे हैं वाई, तो वाई की वजह वही है भाई, कि अगर ये डिफरेंट नहीं है, आपने वही लगा दिया, तो ऑब्वियसली प्लग एंड सॉकेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू द वेट गिलास, सॉरी वेट गिरास, एंड इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक ड्यूरिंग वॉकिंग। अगर कोई बंदा वॉक कर रहा होगा तो उसको तो बिजली का झटका लग जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये बात मैं नीचे लिख चुका हूँ, दोबारा लिख के मैं टाइम नहीं पास करूंगा। बी पार्ट में आ जाए, स्टेट एंड एक्सप्लेन वाई। ये वाली बात अभी हमने लिखी नहीं है। फ्यूज, फ्यूज के बारे में और सर्किट ब्रेकर के बारे में हम इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और इसको हमेशा मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये वाली बात मैंने अभी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए। ठीक है ना। क्या लिखने जा रहा हूँ? तो भाई, ये जो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर होते हैं, ठीक है, दे प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम फ्रॉम शॉर्ट सर्किट ड्यू टू ओवर हीटिंग एटसेट्रा। ठीक है जनाब। ओवर हीटिंग हो गई। सर ओवर हीटिंग से क्या हुआ, मैं अभी कहानी सुना चुका हूँ पूरी। आप जो है एसी चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, मोटर चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे हैं, ओवर हीटिंग हो गई। सर ओवर हीटिंग से ऊपर की इंसुलेशन मेल्ट हो गई, मेल्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग जाएगी। उस आग से अगर हमने प्रोटेक्ट करना है उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को, घर को, हर चीज को, तो जाहिर सी बात है सर, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज फ्यूजेस एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है जनाब। तो ये वाली बात मैंने नहीं लिखी थी, इसलिए मैंने आपको सुना दी। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप कोई सा भी सवाल उठाओगे तो उसके बाद उसने यही वाली कहानी चला रहा होगा। ठीक है जनाब। अगर जो मैंने तीन बातें आपके सामने बोली हैं, उन्हीं तीन बातों को मैंने ढूंढ के क्वेश्चन करा दिया है। बाकी अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें, और सिर्फ मायरा मेरी बात पे बहुत ज्यादा अमल कर रही हैं, कि और अच्छी बातें कर रही हैं, कि बेटा जो मैं क्वेश्चन होमवर्क दूं ना, तो उनमें से होमवर्क करना चाहिए। तो मायरा तो करके भेज रही है मुझे, और मैं आपको दिखाऊं भी ना इनका काम, मायरा का। ये मैं मायरा की तारीफ ऐसा मॉडल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, कि मायरा इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाकी बच्चे इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। आप देखो बेटा, इन्होंने पूरा सवाल ना सारे के सारे सॉल्व करके पिक्चर लेके भेजती हैं। ठीक है। जो सवाल नहीं होता वो मुझसे पूछती हैं, सर मुझे ये बता देंगे, मुझे ये बता दें। ठीक है जनाब, शायद ये मैंने डिलीट मार दिया है पुरानी पिक्चर में। ठीक है जी। तो बेटा मैं कहना चाह रहा हूँ, और इसी तरह अमारा भी ऐसा करती हैं, और बनीन भी ऐसा करती हैं, बनीन भी होमवर्क करके मुझे दिखाती हैं। ठीक है ना। और जो नहीं करते उनका भी नाम लूंगा। सुहाइमा ने आज तक कभी हमें कोई होमवर्क चेक नहीं कराया होगा। मुस्तफ़ा भाई ने भी मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई चेक कराया होगा। मुस्तफ़ा सही बोला गलत बोला? मुस्तफ़ा, है ना। और इसी तरह राफे, राफे भाई भी कोई होमवर्क नहीं, कोई नहीं। बस क्लास जो हमने पढ़ ली, बस समझ लो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, पेरेंट्स शिकायत करते हैं ना बेटा, हमें कर रहे होते हैं शिकायत, कि आप जो है पता नहीं शायद बच्चों को काम देते नहीं है, बच्चे जब क्लास खत्म कर लेते हैं उसके बाद खोल के भी नहीं देखते कि क्या हुआ। तो ये बेटा बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी इज्जत रखें। और इज्जत रखने का मतलब ये है कि यार जो पढ़ा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने के बाद भी ना हमें, जो हमने काम दिया था उस काम को आपको करना चाहिए। और जो बात समझ में नहीं आए वो पूछना चाहिए। ठीक है। और अगर और काम की प्रैक्टिस करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की मेरे पास और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे सीरीज पैरेलल इतना अच्छा नहीं आया, तो भाई सीरीज पैरेलल के मैं आपको और नए सवाल दे सकता हूँ जो मैंने क्लास में नहीं कराए होंगे। वो आप कर सकते हो बैठ के, लेकिन आप डिमांड करोगे तो मैं दूंगा ना। आप नहीं बोलोगे मैं अगली क्लास में चला जाऊंगा बेटा, मैं भूल जाऊंगा। तो मैं आप सारे बच्चों को सिखा रहा हूँ कि मुझे तंग करें। ठीक है। तंग करने का मतलब है कि मुझसे वीडियोस मांगे, फिर बैठ के देखें। और अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चा बैठ के पढ़े, तो अपने पेरेंट्स को पढ़ के दिखाएं
कि देखिए हम वीडियो से काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, पेरेंट्स को काम चेक कराएं बेटा। ठीक है। अरे चलें जी। तो अल्लाह करे कि आप ये सारे बच्चे मेरी बात पे अमल करें। अलबत्ता अब हम और आगे चलना चाहते हैं। आगे चलने में याद कीजिएगा, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं तो मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और बनीन के साथ अभी तक हमने क्लास में सलाम दुआ नहीं की, क्योंकि ये बिल्कुल क्लास के दरमियान में आई थी। क्या बनीन हम आपसे बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम बनीन। अच्छा बेटा, जो हमने वेनेसडे वाली क्लास पढ़ाई थी ना, आपने बताया था सर जमाल के साथ क्लैश हो गई थी, तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, लेकिन आपने भी नहीं मांगी, मैंने भी नहीं भेजी। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे भूलिएगा सर, मुझे वीडियो तो दे दे, ताकि मैं आपको दे सकूँ। ठीक है बेटा? ताकि अगर कोई क्लास कभी क्लैश हो जाए तो आपके पास एक ये अच्छी फैसिलिटी होती है ना, भाई क्लास मिस भी हो गई तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप लेके बैठ के देखें, काम कर सकते हैं। बाकी तो आप क्लासेस में वैसे ही माशाल्लाह रेगुलर है। अच्छा बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पढ़ा दी इस क्लास में। उसके बाद बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफी सारी मैंने करा दी, डायोड की भी क्लास करा दी, वगैरह वगैरह काफी सारा काम करा दिया है। अब इसके बाद जिससे नेक्स्ट हेडिंग होती है ना बेटा, वो अब शुरू हो जाता है, जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, नेचुरल मैग्नेट। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली है, और अब हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में पूरा महीना लगा देगा, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल मैग्नेट, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब ये सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिख दी है भाई, कि अब हम ये सारा का सारा काम करने जा रहे हैं। ठीक है जनाब? ये सारा का सारा काम करने जा रहे हैं। तो चलिए जनाब, आज से स्टार्ट करते हैं नेचुरल मैग्नेट। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट का जो टॉपिक है, इस नेचुरल मैग्नेट के टॉपिक में, ठीक है जनाब, पहली बात तो ये कि इसका कोई भी क्वेश्चन ना, मतलब आपके पास तो रीड एंड राइट की बुक भी है, आप देखिएगा नेचुरल मैग्नेट का कोई भी क्वेश्चन ना पेपर 4 में नहीं आता, नहीं आता ना पेपर 4 में। तो अभी मैं आपको जो नेचुरल मैग्नेट की जितनी बातें पढ़ाऊंगा, इस पे मैं सिर्फ आपको पेपर एमसीक्यूज वाले में इसके सवाल दिखा सकता हूँ। पेपर 4 में इसका कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? तो ये जरा जहन में रखिएगा कि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक सिर्फ एमसीक्यूज में आता है। ठीक? चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है नेचुरल मैग्नेट। पहली बात सर, ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है सर, ये किस चीज का बना हुआ होता है? जब आप केमिस्ट्री वाले कहते हैं Fe2O4 आयरन होती है, उसकी ओर होती है, खैर हमें इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस नेचुरल मैग्नेट की ये एक रॉड है, ये एक बार है। इस रॉड को, इस बार को, अगर मैं किसी स्ट्रिंग से, धागे से बांध कर हैंग कर दूं, लटका दूं, ठीक है ना, फ्रीली मैंने लटका दिया, तो हम नोट करते हैं कि नेचुरल मैग्नेट का एक एंड हमेशा अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ में चला जाता है। तो जो फ्री एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ को पॉइंट करता है, उसी को हम लोग कह देते हैं नॉर्थ पोल। और जो अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ को पॉइंट करता है, उसको कह देते हैं साउथ पोल। अब अगर मैं इसमें से क्वेश्चन निकालना चाहूं और आपका टाइम जाया करना चाहूं, तो पहला सवाल है सर, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों होते हैं? तो भाई आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछता क्यों होते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं आपको समझाना शुरू करूं, मैं पता नहीं कहां से कहां निकल जाऊंगा, लेकिन वो आपके कोर्स में है नहीं। जो चीज आपके कोर्स में, आप मेरे से लेक्चर सुने, फिर मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप खुद ही देख लेंगे सर ये चीज पेपर में आती है नहीं आती है। ठीक है ना? तो इसलिए एक्स्ट्रा ना सोचें, सिर्फ ये देखें कि सर हमें एग्जाम में एक मैग्नेट की बार देंगे, रॉड देंगे, उस रॉड को अगर मैं फ्री स्ट्रिंग से बांध के लटका दूं, स्ट्रिंग से फ्रीली बांध के लटका दूं, तो इसका एक एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ में जाएगा, एक एंड ज्योग्राफिकल साउथ में जाएगा। जो नॉर्थ में जाएगा सर, उसको कह देंगे नॉर्थ पोल। सर जो साउथ में जाएगा, उसको बोल देंगे जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, सर ये जो मैग्नेट के पोल्स हैं, इन मैग्नेट के पोल्स को लेकर अगर मैं इस रॉड को लेकर अगर मैं एक ड्राइंग शीट के ऊपर रखूं, पेपर के ऊपर मैंने रखा, और फॉर एग्जांपल ये इसका नॉर्थ पोल है बेटा, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है? और फिर आपको मैं दे दूं एक मैग्नेट
की कंपास नीडल, ठीक है जनाब। मैग्नेट की एक नीडल होती है, उसके अंदर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट की नीडल दे दूं, तो मैग्नेट की नीडल में, ठीक है जनाब, जो पॉइंटर लगा हुआ है, एक पॉइंटर साउथ पोल पर आएगा और दूसरा पॉइंटर उससे अगली तरफ आएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल के दरमियान कंपास को रखकर ना, बल्कि पहले दिखा दूं, क्योंकि मैं इस तरह जो बात कर रहा हूँ ना, सारी की सारी बातें लग रही हैं कि हम लोग ख्याली बातें कर रहे हैं, जबकि ये सारी की सारी ख्याली बातें नहीं है, ये सारी की सारी बातें बड़ी काम की बातें। और जरा इसको, इस वाली वीडियो को बेटा देखिएगा, मैं आपके साथ क्लास के आखिर में शेयर भी करूंगा ये वीडियो खत्म हो रही है, यहाँ से जरा देखिएगा बेटा, देखिएगा। ये मैग्नेट के अराउंड इन्होंने एक देखिएगा जनाब, पहले बाउंड्री बना दी, बाउंड्री बनाने के बाद जरा देखिएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, देखिएगा बेटा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के अराउंड ये डॉट्स बना रहे हैं, जिस तरफ पॉइंटर जा रहा है उस तरफ भी डॉट्स बनाते जा रहे हैं, और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया और इसके ऊपर एरो बना देते हैं, ठीक है। और जो काम उन्होंने एक मरतबा किया है, सेम काम उन्होंने कंपास नीडल को किसी और जगह पे प्लेस कर दिया। इसको बेटा मैं वीडियो शेयर करूंगा, जरूर देखिएगा, ये टीचर जो बोल रही है साथ साथ बहुत अच्छा बोल रही है, इनको भी आप सुनिएगा। तो मैग्नेट के लेफ्ट साइड पे राइट साइड के ऊपर ये हमने वर्किंग की, और वर्किंग करके ये मैग्नेटिक लाइनें बना दी। ये मैग्नेटिक लाइनें, हाँ नहीं नहीं आने दे, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज तो आ रही है, बस मेरी आवाज सुने, मैंने तो उसकी आवाज वैसी बंद करी है। अच्छा जी, मैग्नेटिक लाइनें कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं। नॉर्थ पोल जो है वो रेड कलर से डिनोट करते हैं, साउथ पोल ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक लाइनें हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं। ये हमने जो बनाई नहीं है, ये हमने बनाई नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइनें हैं नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइनें होती हैं, हमने ड्रॉ नहीं की हैं। और ये जहाँ मैग्नेटिक लाइनें क्लोज होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। आप देखिएगा पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। मेरे ख्याल में इसको एक नजर और देख लीजिए, ऑल दो के 1 मिनट की वीडियो है, जस्ट 1 मिनट वीडियो है, आधी वीडियो तो मैंने वैसे ही हटा दी है। सिर्फ देख लीजिए बेटा क्या हो रहा है कि मैग्नेट के अराउंड मैग्नेट के कंपास को प्लेस कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में पॉइंटर आगे जाता जा रहा है उस डायरेक्शन में आप मैग्नेट को मूव कराते चले जाएं, सॉरी कंपास को मूव कराते चले जाएं। मैग्नेटिक लाइनें हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं, और ये मैग्नेटिक लाइनें तो देखते ना, क्योंकि बेटा पूरा चैप्टर ना इसी बातों पे चल रहा होगा, इसलिए मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ देखते रहिए। मैग्नेटिक लाइनें इस तरह बनाते हैं, नेवर क्रॉस ईच अदर, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, नॉर्थ से देखिए साउथ जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ, और रेड वाला पोर्शन नॉर्थ है, ब्लू वाला पोर्शन साउथ है। लाइनें कहीं से ब्रेक नहीं हो रही, कंटिन्यूअस लाइनें होती हैं। जहां हमने नहीं बनाई, ये जगह ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइनें नहीं, यहाँ पे भी लाइनें होती हैं, और जहाँ करीब करीब लाइनें होती हैं वो फील्ड बहुत स्ट्रांग फील्ड होती है, पोल्स के ऊपर फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है बेटा। तो बस ये वीडियो दिखाकर हमने आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि इस तरह से सारी वर्किंग हो रही है। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपने देख लिया कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइनें इस तरह से जा रही होती हैं, इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है। इस जगह को बोलते हैं पोल, पोल पर मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत स्ट्रांग, यहाँ पे लाइनें एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती हैं, एटसेट्रा। अच्छा जी, उसके बाद जरा ये वाली बात भी याद रखिएगा कि जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ को हमेशा रिपेल करेगा, साउथ साउथ को हमेशा रिपेल करेगा, लेकिन जो अनलाइक पोल होते हैं, ठीक है ना, जो अनलाइक पोल होते हैं जैसे नॉर्थ पोल, सर वो साउथ पोल को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अच्छा, इन सारी बातों को, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बगैर फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ये सारी बातें बेटा आपको याद करनी है।
अब याद करने वाली सारी बातें मैंने ना यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो अभी मैं क्लास के आखिर में ये पूरे नोट्स की फाइल में एक साथ शेयर कर दूंगा। और बेटा मायरा के घर में क्योंकि प्रिंटर है, स्पेशली बोल रहा हूँ, तो बेटा इसको जरूर निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट। इसमें बहुत काम की बातें मैंने लिखी हुई हैं, तो एक साथ प्रिंट आउट कर लेंगे तो आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे। और बाकी बच्चों के पास भी अगर प्रिंटर की फैसिलिटी हो तो इनको चाहिए कि इस नोट्स को, बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है, टोटल 70-80 पेजेस है टोटल पूरी बुक के, पर हर चीज इसके अंदर लिखी हुई है मैंने। जरा सुनिएगा। पहली बात, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। सर जितनी भी मैग्नेट्स होते हैं ना, वो आयरन को, स्टील को, निकिल को और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तमाम मैग्नेट्स आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को और निकिल को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। तमाम मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर किसी मैग्नेट को तुम काट के आधा आधा कर दो, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से सेपरेट हो जाए। जहां से कटेगा वहां पे सब दूसरा पोल खुद ब खुद बन के आ जाएगा। अगर आप मैग्नेट की रॉड को लटका दें, तो एक नॉर्थ पोल में जाएगा, एक हमेशा साउथ पोल में जाएगा। मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ में जाएगा। लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जनाब। अब मैग्नेटिक मटेरियल अभी मैं आपको बता चुका हूँ, आयरन, कोबाल्ट, स्टील, निकल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है। ये वाली बात एक पास पेपर के क्वेश्चन में समझाऊंगा, इसलिए मैंने इस वाली बात को एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद इस हेडिंग के अंदर कोई खास बात नहीं लिखी हुई, बिला वजह मैंने लंबी कहानी सुनाई है। अलबत्ता जरा इस पर आ जाए, इसके आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। और मेरे ख्याल में यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डिंग बंद करो।